बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ और अब जैसे मैंने देखा कि कुछ लेक्चरर्स की पोस्ट जो हैं वो आ गई हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के थ्रू आने वाली हैं। तो उसके लिए एफपी के डिफरेंट पेजेस पे जब मैंने देखा कि बहुत से लोगों के पास डिफरेंट क्वेरीज़ हैं और उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूं। चूँकि मुझे इसमें एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा है कि मैंने जब अपना पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर किया था तो वो मेरा 3rd टाइम था। उससे पहले मैंने 2 टाइम्स भी मैं टेस्ट और इंटरव्यू में अपीयर हुई थी, तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मुझे इन चीज़ों का आइडिया था। तो सबसे पहले तो ये कि पीपीएससी क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि इट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका एग्ज़ाम होता है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो सजेस्ट करती है कि इतनी सीट्स जो हैं हमें इतने लोग चाहिए, तो वो उस हिसाब से एग्ज़ाम लेते हैं। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक रिटन एग्ज़ाम एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरव्यू, ठीक है। अब लोग ये सवाल करते हैं कि कहाँ से तैयारी की जाए, कैसे तैयारी की जाए। आजकल हमारा जो मेन इशू है वो है टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो मैंने भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपने फ़राइज़ इंजाम दे रही हूँ, पीपीएससी के ज़रिए सिलेक्ट हुई हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 3 ट्राइज़ जो हैं वो किए और 3rd ट्राई जो है उसमें मेरा क्लियर हुआ। तो इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो इससे होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और इसके जो 2 मेन पार्ट्स हैं उसमें से जो हमने जैसे कि बात की रिटन एग्ज़ाम की, तो इसमें इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। अच्छा, एक बात जो है वो आप जहन नशीन कर लें कि कभी भी बग़ैर तैयारी के आपका रिटन पेपर क्लियर नहीं कर सकते आप। फिर चाहे आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो और आपकी एकेडमिक्स जो हैं वो कितने ही शानदार क्यों ना हो। आप समझते हो कि आपको अपने सब्जेक्ट पे फुल कमांड रखते हैं, लेकिन पीपीएससी एग्ज़ाम के रिटन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट, सीयर्स, ऑथर्स या मेजरमेंट्स से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको फ्रेश प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। इस काम के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको ये अपना बताती जाऊँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज़ूलॉजी था, ठीक है। और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ज़ूलॉजी और बायोलॉजी दोनों में अपीयर हो सकती हूँ। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट 2 ट्राइज़ में ऐसे ही किया, ज़ूलॉजी में भी मैंने अप्लाई किया, बायोलॉजी में भी अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन मैं किसी एक में भी कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि मेरा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो गया था, ठीक है। ना मैं अब ज़ूलॉजी पे फुल फोकस कर सकी, ना मैं बायोलॉजी पे फुल फोकस कर सकी। तो आप प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। अपने 3rd ट्राई में मैंने जस्ट ज़ूलॉजी में अप्लाई किया, उसी पे फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि चांसेस के बारे में सोचने की बजाय आप रियलिस्टिक बने और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें। उसके लिए सबसे बड़ा स्टेप ये है कि आपने प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप है रिटन एग्ज़ाम का, ठीक है, कि आपका कोर्स क्या है, आपने कौन सी बुक्स जो हैं वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बेसिकली 2 मेन पार्ट्स होते हैं ना रिटन एग्ज़ाम की, एक आपका कोर्स और दूसरा आपका जनरल नॉलेज। तो कोर्स के लिए सबसे पहले आपने कौन सी बुक्स सिलेक्ट करनी है, तो आपने अपने इर्द गिर्द किताबों का अंबार नहीं लगा लेना। आजकल किताब मार्केट्स में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑथर्स की अवेलेबल हैं, ठीक है, और डिफरेंट नाम से आपको मिल रही होती हैं कि पीपीएससी में शानदार कामयाबी हासिल करें, ये करें, वो करें। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि बहुत सारी किताबें लेके आप बैठ जाएं। आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट की एफएससी और बीएससी और एमएससी के अलावा मार्केट में दस्तियाब सिर्फ कोई एक बुक लेनी है जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, एमसीक्यूज़ बेस्ड हो, आपके सब्जेक्ट के तमाम कंटेंट्स को कवर कर रही हो। उसके लिए मास्टर्स, डॉगर्स या कारवान बेस्ट है। इनमें से कोई भी एक आप जो है वो चूज़ कर लें। बाकी आपके पास आपकी अपनी जो कोर्स बुक्स हैं सिर्फ वो हों, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पहले अपने एफएससी और बीएससी मास्टर्स की बुक्स को थॉरोली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इवन आप हो सकता है तो आप उसमें मौजूद जो ईयर्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, ऑथर्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उनको आप याद कर लें, ठीक है। क्योंकि पेपर के अंदर काफ़ी सारी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी जो ये बुक्स होती हैं ना, टेक्स्ट बुक्स, इन्हीं से उठा कर दे दी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये सब कुछ आप कर लें तो उसके बाद आपने जो मार्केट से बुक खरीदी थी ना, ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है, उसके में मौजूद एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन चेक करें। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि पीपीएससी के पास्ट पेपर्स को भी आप देख लें। इससे ना सिर्फ आपको पैटर्न का अंदाज़ा होगा बल्कि उन चंद क्वेश्चंस के बारे में भी आगाही होगी जो आपके कोर्स से बाहर के आए हुए होते हैं,
ठीक है, उनको आप सर्च कर लें उनके आंसर्स को, लेकिन आपने चंद क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। वो सिर्फ 7 से 8 MCQs होंगे, उसके लिए आप अपनी बाकी ऑलमोस्ट 80 MCQs की तैयारी को डिस्टर्ब मत करें। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 और 8 के बाद तो 92 और 93 MCQs बच जाते हैं, तो मैं 80 MCQs क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कि 20 MCQs जो हैं वो आपके जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया था, ठीक है, कि रिटन बेस्ड जो होता है रिटन एग्जाम विच कोर्स और जनरल नॉलेज पर कंसिस्ट कर रहा होता है। 80 MCQs सब्जेक्ट के होते हैं और जो 20 MCQs होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। उसमें हिस्ट्री, कुरान पाक, इस्लामियात, उसमें करंट अफेयर्स और बहुत कुछ जो है वो उसमें शामिल होता है। तो हर एक में से, इन सारे फील्ड्स में से हर एक में से उन्होंने 2-2 MCQs जो हैं वो उठाए होते हैं, 3-3 MCQs उठाए होते हैं। सब्जेक्ट प्रिपरेशन की तो हमने बात कर ली। अब जनरल नॉलेज की जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको आपने सर पे हरगिज़ सवार नहीं करना। जनरल नॉलेज को आपको ऑलमोस्ट आप श्योर हो जाएं कि वो जो 20 MCQs हैं ना जनरल नॉलेज के, उसमें से 10 MCQs तो आपको आते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो या तो करंट अफेयर्स में से होंगे जिसमें आपको पाकिस्तान के चारों सूबों की जो मौजूदा काबीना है उसका पता होना चाहिए, आजकल के जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनका पता होना चाहिए, हमारे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ चल रहे हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनको तो आप कर लेंगे। कुछ इस्लामिक रिलेटेड होंगे, इस्लामियात से होंगे जो आपके लिए ईजी होंगे अटैम्प्ट करना। तो थोड़ी सी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसको भी आप जानते होंगे, वहाँ से भी आपको कुछ MCQs जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं कि जो इससे एक ऑलमोस्ट आपका जो 80% पेपर है वो आपका कवर हो रहा है। तो आपने 20% के लिए परेशान नहीं होना। वो भी उसमें से आप अगर ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचेंगे, पॉजिटिव होके जाएंगे, तो आप इंशाल्लाह उसमें से बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन मेन जो आपका फोकस है वो आपके 80% पे है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अच्छा, अब ये है कि सिलेक्शन ऑफ बुक्स की तो बात हो गई। जो सेकंड चीज़ है वो है कि फोकस ऑन पेपर पैटर्न। तो आपने अपने पेपर पैटर्न पर फोकस करना है, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। कोशिश करें कि हर लाइन को आप MCQs की फॉर्म में बनाकर उसको पढ़ें, ठीक है, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो इसका क्या आंसर होगा, अगर ये ऑप्शंस आ जाते हैं तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं इसके, क्योंकि समटाइम्स ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा कि PPSC के 3 दफ़ा एग्ज़ाम देने के बाद जो मैंने चीज़ उनके पेपर में देखी है वो ये है कि 4 MCQs हैं, ठीक है, और उन 1 MCQ के 4 आंसर्स हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस जो है ना वो बिल्कुल आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये हो ही नहीं सकते, इररेलेवेंट हैं, ठीक है। लेकिन 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे आपके लिए, तो उनमें आपने श्योर शॉट होना है कि इनमें से कौन सा एक जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। पेपर पैटर्न पे फोकस करने के बाद जो तीसरा पार्ट है रिटन एग्ज़ाम का वो है मेथड ऑफ अटेम्प्टेशन। आपने पेपर सेंटर में हाफ एन आवर से पहले पहुंचना है लाजमी, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से आप बचें। अगर आप वक्त पर पहुंचेंगे, एन वक्त पर पहुंचेंगे, तो अपना एग्ज़ाम रूम तलाश करना और वहां पर मौजूद अमले की किसी किस्म की भी जो सर्जिश है उसको सुनना आपकी जो उस वक्त की जहनी कारकर्दगी है उसको मुतासिर कर सकता है, ठीक है। रोल नंबर स्लिप साथ लेकर जाना मत भूलें। पेपर मिलने के बाद सबसे पहले अपना ID कार्ड और अपना रोल नंबर जो है वो पूरी तवज्जो से लिखें। उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर अपना जो अटेम्प्टेशन है उसको स्टार्ट कर लें। आपने सबसे पहले पेपर में मौजूद जो आप पढ़ते जा रहे हैं 1 से स्टार्ट किया, आपने 100 तक जा रहे हैं, तो आपके जो कंफर्म MCQs के आंसर्स हैं जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आते हैं उनको आप लेड पेंसिल से मार्क करते जाएं। जब एक दफ़ा आप 100 MCQs को कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें मौजूद वो MCQs जो आपको कंफर्म आते हैं उनको आप मार्क कर लेंगे। तो पहले उनके आंसर्स को आप रिस्पेक्टिव उनके जो बबल्स हैं उनमें फिल कर लें, ठीक है। इस दौरान सामने आने वाले चंद कंफ्यूजिंग जो MCQs हैं उनको आप छोड़ दें, फ़िलहाल छोड़ दें, ठीक है। कंफर्म आंसर्स के बबल्स को जब आप फिल कर लेंगे तो आप तसल्ली से उन कंफ्यूजिंग MCQs को सॉल्व करें। अब आपका माइंड जो है वो काफ़ी टेंशन से ख़त्म, उसके अंदर टेंशन ख़त्म हो चुकी होगी, आप काफ़ी हल्के फुल्के हो गए होंगे, ठीक है। ज़हनी तौर पर आप सुन रहे हैं इस दौरान। रूम में मौजूद बाकी स्टूडेंट्स पे ध्यान मत दें और ना ही कभी अपने साथ वाले के आंसर्स को कॉपी करें। इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर यू, ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चंस MCQs आपको कंफर्म नहीं आते, जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, उन पर हरगिज़ तुक्का मत लगाएं, हरगिज़ नहीं। नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, आपके हासिल शुदा नंबर्स जो हैं वो भी आपसे चले जाते हैं। अच्छा, अगर आप मेरी बताई हुई तमाम बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आप रिटन एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लेंगे,
ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह मैं आपको इंटरव्यू से जो रिलेटेड हैं गाइडेंस वो मैं आपको बता दूँगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।